आज का आपका निकल कर आ रहा है ना, ये क्वेश्चन है आपका आज का पहला क्वेश्चन। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है। इनमें कौन कौन से जिले हैं? इसमें रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, भोपाल, विदिशा है ना, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये जिले हैं। पहले इसमें जो शाजापुर था ना ये आता था, पर यह आगरमालवा अलग हो गया, तो फिर आगरमालवा जो है ना इसमें अब आता है। तो ये 14 जिले हैं। इसमें आपसे डेडिकेटेड जिले का नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप आगे के लिए याद रखिएगा। रेखा जो है ना 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश के ठीक मध्य से होकर गुजरती है और इसे दो बराबर भागों में ये विभाजित करती है। आगर मालवा जिला बनने से पहले यह रेखा शाजापुर जिले से होकर गुजरती थी, जिसे अब अपडेट कर दिया गया है आगर मालवा। अब आपको याद रखना है। मालवा पठार के लगभग मध्य से गुजरने के कारण ये जो रेखा है राज्य की जलवायु को गहराई से प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बावई गांव में हुआ था। ये बावई जो गांव आता है ना, इसका नाम बदलकर अब माखन नगर कर दिया गया है। और ये कहाँ पर आता है? तो ये होशंगाबाद जिले में आता है, जिसका नाम अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो इन सभी के नाम बदल दिए गए हैं, आपको बताइए। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है, बावई गांव का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया है माखनलाल चतुर्वेदी की याद में। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जो कि अब नर्मदापुरम है, इसके बावई गांव में हुआ था। और उनके इस ऐतिहासिक और साहित्यिक योगदान को सम्मान देने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में बावई गांव का जो नाम बदलकर माखन नगर कर दिया है। वे हिंदी साहित्य के एक महान कवि, लेखक, निर्भीक पत्रकार थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कर्मवीर समाचार पत्र का संपादन किया था। कर्मवीर आपको याद ही है। उनकी अमर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रेत कविता है पुष्प की अभिलाषा, जो कि काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा पॉपुलर है। पुष्प की अभिलाषा, हे वनमाली तोड़ लेना मुझे उस पद पर देना, फेंक जहां से वीर गुजरे, है ना, इस टाइप से वो कविता है, आप सभी ने पढ़ी होंगी। तो वो कविता इनकी राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रेत कविता है पुष्प की अभिलाषा। आज भी भारतीय साहित्य की सबसे अनमोल धरोहरों में इससे एक ये बेसिकली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है हनुमंतिया द्वीप। तो हनुमंतिया जो द्वीप है किस जिले में है? तो खंडवा जिला आपका इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हनुमंतिया या हनुमंतिया इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इंदिरा सागर जो बांध है ना, इसके विशाल जलाशय में स्थित है। ये बैकवाटर में एक बेहद खूबसूरत जल पर्यटन केंद्र है। इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड या गोवा भी कहा जाता है, जहां राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा प्रतिवर्ष भव्य जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर पर्यटकों के लिए क्रूज बोट, जेट स्की, हॉट एयर बलून और वाटर सर्फिंग जैसी जो विभिन्न प्रकार की रोमांचक साहसिक खेल गतिविधियां ये उपलब्ध हैं। ये द्वीप टापू के रूप में विकसित किया गया है, जो प्राकृतिक सुंदरता जल क्रीड़ा प्रेमियों के लिए पूरे मध्य भारत में एक मुख्य आकर्षण बन चुका है। और भारत की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना को देश में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना को देश में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। 2009 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण प्रभाव 2008 से 10 के दौरान यहाँ पर यह देखा गया। तो इसमें 2009 में नाम बदला गया मनरेगा का, पहले नरेगा था, फिर इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कर दिया गया। इस ऐतिहासिक रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को नरेगा के नाम से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी। और बाद में 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जी के बर्थडे के दिन इसका नाम बदलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार ग्रामीण योजना, है ना, रोजगार गारंटी योजना, इस टाइप से, जो ग्रामीण विकास का एक बड़ा आधार बनी थी। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कार्य गारंटी योजनाओं में से एक है, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवारों से कम एक वयस्क जो सदस्य इसको वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार गारंटी अकुशल रोजगार का कानूनी अधिकार देती। और अब वापिस जो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। बीबी जी राम जी इसका नाम कर दिया गया, विकसित भारत जी राम जी, आपको बताइए इसका नाम अब कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना, शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 2015 में। वर्ष 2016 में पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम की शुरुआत हुई। और प्रधानमंत्री आवास अर्बन जो है इसकी शुरुआत हुई शहरी की 2015 में, और 2016 में ग्रामीण की। दोनों आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को आधिकारिक तौर पर 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान देना था। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करके 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, इसको तो एज ए लॉन्च किया गया नया, पर ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसका ये पहले से ही चल रही थी इंदिरा आवास योजना, इसका नाम बदलकर बस ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया 20 नवंबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस दूरदर्शी योजना का मुख्य लक्ष्य देश के सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण मकानों में रहने वाले नागरिकों को स्वच्छ रसोई शौचालय युक्त पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इसमें लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के पारदर्शी आंकड़ों के आधार पर डिजिटल माध्यम से किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं में क्या शामिल नहीं था? तो भव्य मंदिर या विशाल राजमहल जो थे ना, उस टाइम पर आपको बताइए साक्ष्य शामिल, इस टाइप के साक्ष्य शामिल नहीं थे। यही आपसे पूछा था कि क्या शामिल नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता अपनी उत्कृष्ट नगर नियोजन प्रणाली, समकोण पर कटती चौड़ी गलियां, ढकी हुई उन्नत जल निकासी के लिए पॉपुलर थी। और यहाँ पर खुदाई में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, घरों के निर्माण में ग्रीड पद्धति पर आधारित पकी हुई ईंटों के उपयोग के ठोस साक्ष्य मिले थे। ये सारे साक्ष्य मिले थे, बस यहाँ पर भव्य मंदिर और विशाल राजमहल के साक्ष्य नहीं थे। हालांकि समकालीन मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के विपरीत बात करें, हड़प्पा संस्कृति में पूजा के लिए किसी बड़े मंदिर या शासकों के भव्य राजमहल के अवशेष नहीं पाए गए। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मातृ देवी, पशुपति शिव, प्रकृति, वृक्षों की पूजा करते थे, जिसके साक्ष्य वहां से प्राप्त मोहर और मूर्तियों से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के वंचित वर्गों और अनुसूचित जातियों के राजनीतिक अधिकारों के लिए किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, SCF, है ना, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना इन्होंने की थी। इन दोनों में से जो था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, याद रखना है आपको। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने केंद्रीय विधानसभा चुनाव में बेहतरीन सफलता प्राप्त की थी। बाद में वर्ष 1942 में उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर दलितों और वंचितों की आवाज को मजबूत करने के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, SCF जो था, इस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया था। उनके जीवन के अंतिम दिनों में इसी फेडरेशन को भंग करने के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, RPI की नींव रखी गई, जो उनके विचारों को आगे बढ़ाने का माध्यम बनी। उन्होंने हमेशा लोकतांत्रिक राजनीतिक सहभागिता को समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान का सबसे सशक्त जरिया माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के से क्वेश्चन था आपका। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का मुख्य कार्य विभिन्न समितियों द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव ड्राफ्ट के आधार पर भारत के नए संविधान का अंतिम मसूदा ड्राफ्ट तैयार करना होता था। और इस उच्च स्तरीय समिति में अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। उनके अलावा 6 अन्य प्रमुख सदस्य थे, जैसे कि KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, इस टाइप से ये शामिल थे। डॉक्टर अम्बेडकर के अद्भुत कानूनी ज्ञान और इस समिति के नेतृत्व के कारण ही उन्हें भारतीय संविधान का जनक या आधुनिक मनु की उपाधि दी गई। समिति ने कड़े परिश्रम के बाद समिति का प्रारूप तैयार किया, जिसे गहन चर्चा और संशोधनों के बाद 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के मुख्य प्रावधान क्या थे? तो अनुच्छेद 42 के, देखिए इन्हें 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इनके द्वारा सरदार सरोवर समिति जो थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इनकी सिफारिश पर जोड़ा गया था। वर्तमान में आपको बताइए 11 मौलिक कर्तव्य आपको देखने को मिलते हैं। तो मूल संविधान में कर्तव्यों का जो उल्लेख नहीं था, आपको बताइए इन्हें 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इन्हें सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर भाग 4 अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। और इन कर्तव्यों में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना शामिल है। प्रारंभ में केवल आपको बताइए 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन बाद के वर्षों में वर्ष 2002 में 86वां संशोधन हुआ, जिसमें 11वां कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर देना ये जोड़ा गया। और ये कर्तव्य प्रकृति में गैर न्यायोचित है, अर्थात इनके उल्लंघन पर सीधे तौर पर कानूनी सजा नहीं दी जा सकती, परंतु ये नागरिकों के नैतिक दायित्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है और आयु सीमा क्या निर्धारित है? तो 6 या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है। संविधान का आर्टिकल है 316, 316, इसके तहत UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के पात्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, नेल्लोर जिला में। यह केंद्र पुलिकट झील के पास में श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है, जहां इससे इसरो अपने सभी महत्वपूर्ण रॉकेट और उपग्रह लॉन्च करता है। इसके भूमध्य रेखा से समीपता और पूर्वी तट पर होना इसे अंतरिक्ष अभियानों के लिए भौगोलिक रूप से अत्यधिक आदर्श बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना का उद्गम किस विशिष्ट हिमनद से होता है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री हेमनद बंदरपुर चोटी उत्तराखंड से होता है। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हिमालय की बंदरपुर चोटी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से बहती हुई प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आकर गंगा नदी में जाकर ये मिलती है, यमुना नदी। नेक्स्ट है, धान की कटाई के बाद किसानों द्वारा पराली जलाने के मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? तो अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है इससे PM 2.5 का बढ़ना इससे होता है। और मिट्टी के मित्र कीड़े जो पोषक तत्व ये नष्ट हो जाते हैं पराली जलाने से। तो पराली जलाने से हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और पार्टिकुलेट मैटर PM जैसी हानिकारक गैसें फैलती है, जिससे सर्दियों में स्मॉग बनता है। तो सर्दियों में स्मोक बनना यही होता है। इसके अलावा आग की तेज गर्मी के कारण खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और उसमें मौजूद जैविक तत्व भी जलकर नष्ट हो जाते हैं।
ये चीज़ें इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2022 से 2023 और हाल के खेल फिल्म पुरस्कार जैसे आईफा वगैरह इनसे क्वेश्चंस था। तो इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया, किस टाइप का था, आपको पता है तो बताइएगा। बायोगैस का निर्माण जैविक अवशिष्टों जैसे कि फलों के छिलके, गोबर से किस प्रकार होता है? तो अवायवीय अपघटन के प्रक्रिया के द्वारा होता है। जब गोबर पौधों के अवशेष जब गोबर पौधों के अवशेष और रसोई के गीले कचरे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक बंद टैंक में सड़ाया जाता है तो बैक्टीरिया इसे अपघटित करते हैं। इस जैविक प्रक्रिया के फलस्वरूप मीथेन जैसी ज्वलनशील गैस उत्पन्न होती है जिसका उपयोग ईंधन और बिजली बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस यानी कि जैव गैस के रासायनिक संगठन में मुख्य रूप से कौन सी गैसें शामिल होती हैं? तो मीथेन CH4 लगभग 55 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लगभग 25 से 50% ये होती है। इसमें मुख्य रूप से ऊर्जा स्रोत जो है ना मीथेन गैस होती है जो इसे एक स्वच्छ और बेहतरीन डोमेस्टिक ईंधन बनाती है। इसके अलावा इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस भी पाई जाती है। आपको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिमिट्री मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का मुख्य आधार क्या था? तो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास ये आपको बोल सकते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त जो नियम थे इसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने अपनी सारणी में कुछ अज्ञात तत्वों के लिए पहले से ही खाली स्थान छोड़ दिए थे जो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। नेक्स्ट है मानव रक्त समूह में से किसे सर्वग्राही या किसे सर्वदाता कहा जाता है? सर्वग्राही AB+ या AB, सर्वदाता O- है ना, या फिर O, इसको सर्वदाता, AB+ को या AB को सर्वग्राही। AB रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है इसलिए यह किसी भी अन्य ग्रुप का रक्त आसानी से ग्रहण कर सकता है AB। ओ रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई एंटीजन नहीं होता है जिसके कारण यह बिना किसी रिएक्शन के किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है ना, इस तरह की चीज इसमें होती है। समुद्र की सतह पर सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें फाइटोप्लैंक्टन को क्या नुकसान पहुंचाती है? तो इनकी उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को कम करती है, उनकी कोशिकाओं को नष्ट करती है। फाइटोप्लैंक्टन जो है ना समुद्र में के सूक्ष्म पौधे हैं जो दुनिया की आधी से अधिक ऑक्सीजन बनाते हैं। यूवी किरणें इनके डीएनए को भारी नुकसान पहुंचाती है। इनकी संख्या घटने से पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला और जैविक कार्बन जो वैश्विक कार्बन चक्र है बुरी तरह असंतुलित हो सकता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान में बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी व्यक्ति के वजन लंबाई के अनुपात के आधार पर उसके शरीर में वसा, मोटापे, दुबलेपन को मापने के लिए बीएमआई का यूज होता है, बॉडी मास इंडेक्स का। इसका सूत्र भी होता है बीएमआई का, है ना, वजन बटा लंबाई मीटर, है ना, स्क्वायर, इस टाइप से ये होता है जो ये बताता है कि व्यक्ति सामान्य वजन का है, अंडरवेटेड है या फिर ओवरवेटेड है। यानी कि वजन डाल दिया जाता है उसका, जैसे कि उसका जो वजन है ये है 60 किलोग्राम और लंबाई कितनी है? तो लंबाई, तो ये लंबाई डाल दी जाती है उसकी, लंबाई 7 फुट है ना? मीटर में आपको बताना है मीटर में कितनी होती है और उसको स्क्वायर कर दिया जाता है। इस टाइप से निकाला जाता है। सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य के लिए आदर्श बीएमआई मान जो होता है ये 18 साढ़े 18 से यानी कि 18.5 से 5 से 24.9 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस रासायनिक विलयन का उपयोग किया जाता है? तनु आयोडिक विलयन का। तनु आयोडीन विलयन, जब आलू या चावल जैसे स्टार्च युक्त भोजन पर आयोडीन की कुछ बूंदें डाली जाती है तो उसका रंग जो होता है बदलकर गहरा नीला या काला हो जाता है। रंग में होने वाला जो विशिष्ट परिवर्तन है भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्च की निश्चित उपस्थिति को प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन है कुल्फी आइसक्रीम जमाते समय बर्फ के टुकड़ों में साधारण नमक NaCl क्यों मिलाया जाता है? बर्फ के गलनांक को कम करने के लिए, यानी कि बर्फ में नमक मिलाने से मिश्रण का जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से गिरकर लगभग -21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जिसे विज्ञान में हिमांक अवनमन कहते हैं। और यह अत्यधिक कम तापमान आइसक्रीम के मिश्रण को बहुत तेजी से और अच्छी तरह से ठोस रूप में जमने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अम्लीय भोजन या खट्टे पदार्थों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में रखने के क्या दुष्प्रभाव होते हैं? अम्ल एल्यूमिनियम के साथ रासायनिक क्रिया करके हानिकारक विषाक्त लवण यानी कि टॉक्सिक साल्ट बनाता है। नींबू, टमाटर या सिरके जैसे अम्लीय पदार्थ एल्यूमिनियम धातु को धीरे धीरे घोल देते हैं, है ना, जिससे बर्तन में छेद हो सकते हैं और वह संचारित भी हो सकता है। इस क्रिया से भोजन में घुला हुआ एल्यूमिनियम शरीर के अंदर जाकर स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण के नियम के अनुसार संस्कृत के मूल शब्द क्षीर का सबसे सही तद्भव रूप कौन सा होता है? तो कीर हो जाएगा क्षीर का। तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होने वाला छ जो वर्ण है तद्भव रूपों में बदलते समय खा या छ वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसी नियम के तहत शुद्ध संस्कृत शब्द क्षीर लोक प्रचलित, आसान और बदला हुआ हिंदी रूप इसका खीर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी छंद शास्त्र में दोहा छंद का सटीक उल्टा या विपरीत व्यवहार करने वाला छंद कौन सा है? सोरठा हो जाएगा दोहा का। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 1-3 में 13-13 तथा सम चरणों 2-4 में 11-11 मात्राएं होती है, जबकि सोरठा इसके ठीक विपरीत व्यवहार करता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है, काव्य में अतिशयोक्ति अलंकार की पहचान और उसके लक्षण क्या है? जब किसी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर या लोक सीमा से बाहर जाकर कहा जाए, उसको कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। इस अलंकार में उपमेय का वर्णन इतना बड़ा चलाकर किया जाता है कि वह काल्पनिक या असंभव सा प्रतीत होने लगता है। इसका सबसे प्रसिद्ध जो उदाहरण है, ये कौन सा है? हनुमत की पूंछ, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जर गई, है ना, निशाचर भाग, इस टाइप से ये है। तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार में आता है, अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि पारिस्थितिकी, जैव विविधता, पिरामिड से संबंधित क्वेश्चन था। ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। और प्रकाश वर्ष, प्रकाश दूरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। कारक, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अशुद्ध, शुद्ध से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए। ये एग्जैक्ट हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन लगभग आपको कवर करवा दिए। इंग्लिश में बात करें, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बनाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चन बनाए। आर्टिकल ए एन दा के उपयोग पर आधारित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। सिनोनियम, एंटोनियम और आइडियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। टेंस में और ग्रामर के आधार पर रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति वाले क्वेश्चन भी पूछे गए। मैथ्स की बात करें गाइस, सिंप्लीफिकेशन के दशमलव वाले कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क, पीक्यूआर की क्षमता और उनके मिलाकर किए गए कार्य पर आधारित थे क्वेश्चन। एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है 15,000 रुपये पर, पहले वर्ष 3%, दूसरे वर्ष 4% और तीसरे वर्ष 9% की जो दर है, इससे ब्याज ज्ञात करना है आपको। एवरेज का क्वेश्चन है, यदि 6 विषयों का औसत 110 था, गलती से 148 की जगह 112 पढ़ लिया गया, तो सही औसत आपको बताना है। आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर के अनुपात, रेशियो से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो यहाँ पर हमने एग्जैक्ट सारे सब्जेक्ट कवर करवा दिया, किस टाइप के कौन कौन सा क्वेश्चन आए, कैसे आए हैं। या आई थिंक यहाँ से काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी आपको हेल्पफुल लगा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सपोर्ट और हेल्प मिल पाए और हमें भी मिल पाए।